तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अमीन्स चैप्टर का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर की हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज़। पिछली वीडियोस में हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख लिया था, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिया था। तो अब बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की ओर। सबसे पहला जो आता है वो है बेसिक नेचर। बेसिक नेचर, तो जैसा कि आपको पता है कि ये हमारे पास एक अमीन होता है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये किसी को मतलब दे सकता है अपना लोन पेयर, ठीक है। हाइड्रोजन को भी दे सकता है, तो H+ को दे सकता है अपना लोन पेयर, तो इसलिए बेस है, ठीक है। तो अब ये बेस है, तो बेसिक स्ट्रेंथ निकालने का सपोज क्वेश्चन होता है। तो मान लेते हैं हम पे कुछ ऐसा है, और यहाँ पे हमारे पास ये हम एनिलीन ले लेते हैं। अब हमें बताना है इन दोनों में से ज़्यादा बेसिक कौन है। तो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट वाले में जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड, वो रेजोनेंस का पार्ट नहीं है। तो जब इसके पास नाइट्रोजन पे जब लोन पेयर अवेलेबल होगा तभी तो ये बढ़िया से दे पाएगा H+ को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसलिए ये बेटर है। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन में है इसके साथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड, ऐसा कॉन्जुगेशन सिस्टम जब हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पे रेजोनेंस होता है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर है डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड, जिस वजह से ये ज़्यादा बेटर बेस है हमारा, RnH2 ज़्यादा बेटर बेस है एज़ कम्पेयर टू एनिलीन, ठीक है। तो अगर हम सिंपली कंपैरिजन की बात करें, सिंपली हम पे NH3 है, यहाँ पे हम मान लेते हैं RnH2 है, ठीक है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं ArNH2, मतलब एरोमेटिक रिंग के बगल में हमारे पास अमीन ग्रुप है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे बढ़िया जो हमारा बेस की तरह एक्ट करेगा वो है RnH2, उसके बाद NH3 और उसके बाद ArNH2। ये सबसे ख़राब एक्ट करेगा ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, और इसका डीलोकलाइज्ड है इलेक्ट्रॉन पेयर। अब अगर हम NH3 को देखें तो इसके अंदर हाइड्रोजन का जो इफेक्ट होता है आई इफेक्ट वो ज़ीरो होता है, इंडक्टिव, तो इसलिए। लेकिन जो R वाला है ना यहाँ पे, इसका प्लस आई होता है, कार्बन मतलब CH3 या CH2 होता है तो उसका प्लस आई इफेक्ट होता है, जिसके कारण यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी नाइट्रोजन के पास एज़ कम्पेयर टू NH3, ठीक है, क्योंकि ये CH3 ग्रुप है सपोज, CH3NH2, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसको इलेक्ट्रॉन रिच बनाएगा, तो ये ज़्यादा बेटर बेस की तरह एक्ट कर पाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड टाइप की रिएक्शन की तरफ, जो कि है, एक सेकेंड, तो सेकेंड टाइप की रिएक्शन जो है हमारे पास वो है एसिटाइलेशन, एसाइलेशन एंड बेंजोइलेशन, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं एसिटाइल ग्रुप, असाइल ग्रुप और ये बेंजोइल ग्रुप क्या होता है। तो एसिटाइल ग्रुप जो होता है वो ये होता है, C डबल बॉन्ड O के बगल में CH3 होता है, इसको हम कहते हैं एसिटाइल ग्रुप। असाइल ग्रुप जो होता है वो C डबल बॉन्ड O के बगल में R ग्रुप है, मतलब यहाँ पे कितने भी चेन हो सकती है कार्बन की, कितनी भी बड़ी चेन हो सकती है, तो ये असाइल ग्रुप है। बेंजोइल ग्रुप क्या होता है, जिसके अंदर एक फिनाइल रिंग होती है हमारे पास, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड होता है, और ये आगे किसी से भी कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है ये है बेंजोइल। अब हम आगे बढ़ते हैं रिएक्शंस की तरफ। तो सबसे पहली जो हमारी है यहाँ पे रिएक्शन वो है RnH2 की रिएक्शन विद इसके साथ, जो कि है हमारा एसिड क्लोराइड। तो ये एसिटाइलेशन है, क्योंकि यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप जुड़ेगा। वो कैसे जुड़ेगा हम देखते हैं। कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है, क्योंकि सारे इससे इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं यहाँ पे, लेकिन CH3 दे रहा है, वो अलग बात है, ठीक है। तो ये मतलब कार्बन पे प्लस चार्ज है डेल्टा, तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ अटैक करेगा, ये ग्रुप यहाँ पे अटैक करेगा, जिसके बाद कुछ स्ट्रक्चर Cl जो है हमारा एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकल जाएगा Cl- के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे ना HCl बाहर निकल जाएगा, H निकलेगा नाइट्रोजन के पास से और Cl यहाँ से निकलेगा इससे, तो HCl बाहर आ जाएगा। इसलिए HCl को सेटल करने के लिए हमें देना पड़ेगा पायरिडीन, ठीक है। अब हम ये देंगे तो हमारे पास ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड तो पहले की तरह ही है, Cl- निकल गया यहाँ पे, Cl- की जगह हमारे पास आ जाएगा NH और साथ में R, एक हाइड्रोजन भी निकला है यहाँ पे नाइट्रोजन के पास से, ठीक है। तो ये होगी फर्स्ट रिएक्शन, जो कि थी एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन। सिमिलरली अगर हमारे पास RnH2 है और साथ में ये ग्रुप है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये हमारा असाइल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा असाइलेशन,
तो इसका जब हम कराएंगे रिएक्शन तो हमें पिछले रिएक्शन की तरह कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट मिलेगा, सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, इसको हम आर डैश मान लेते हैं क्योंकि आर और आर फिर सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें ये मिलेगा। सिमिलरली अगर हमारे पास बेंजोइलेशन की रिएक्शन हो तो हम आर एन एच टू लेंगे, नाइट्रोजन पे वापस से यहाँ लोन पेयर है, और पायरिडीन हम हर केस में ले रहे हैं, ठीक है, पायरिडीन। फिर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बेंजोइल ग्रुप जुड़ने वाला है, इसलिए हम बेंजोइल क्लोराइड ले लेते हैं। तो इसके बाद हमें मिलेगा इस रिएक्शन के बाद आर एन एच सी डबल बॉन्ड ओ और साथ में फिनाइल रिंग, ठीक है। तो ये हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट टाइप की हमारी रिएक्शंस हो गई ख़त्म। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन। तो नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है वो है एल्काइलेशन, ठीक है। ये भी सिमिलर ही है पिछली रिएक्शंस के, थर्ड मान लेते हैं इसको। तो इस केस में हमारे पास सपोज आर एन एच टू है, उसकी रिएक्शन हम कराएंगे आर एक्स यानी कि एल्काइल हैलाइड के साथ। तो वापस से अटैक करेगा, आर पे डेल्टा प्लस होता है, एक्स पे डेल्टा माइनस होता है, एक्स इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये इस पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर और एक्स माइनस के रूप में निकल जाएगा और फिर ये यहाँ पे अटैक कर देगा आर पे। तो इस रिएक्शन के बाद हमें ये मिलेगा आर एन एच और आर। अगर हम इसकी रिएक्शन वापस कराएंगे आर एक्स के साथ, मतलब हमने आर एक्स को ले रखा है एक्सिस में, ठीक है, तो इसके ऊपर बार बार अटैक हो सकता है। तो जब वापस से हम इसको आर एक्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे, फिर से इस पे लोन पेयर है, फिर से यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस है, तो ये बनाएगा यहाँ पे आर एन आर आर। तो ये हमारा 3 डिग्री अमीन बन गया है, ठीक है। अब हम इसकी रिएक्शन वापस से आर एक्स से करवाएंगे तो ये बनेगा, जिसको कि हम क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी कहते हैं। तो ये वाली रिएक्शन हमारी ख़त्म होगी। तो नेक्स्ट रिएक्शन की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि है कार्बाइल अमीन रिएक्शन, जिसको कि हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहली बात हम ये जान लेते हैं कि ये जो रिएक्शन है सिर्फ 1 डिग्री अमीन देते हैं, ठीक है, 1 डिग्री अमीन देते हैं सिर्फ आइसोसाइनाइड टेस्ट। और 1 डिग्री अमीन में ये आर एन एच टू भी हो सकता है या फिर ये ए आर एन एच टू भी हो सकता है। ए आर एन एच टू का मतलब है एराइल, मतलब सॉरी एराइल नहीं, मतलब एरोमेटिक रिंग जुड़ी है, मतलब, ठीक है। तो एरोमेटिक रिंग अगर जुड़ी है एन एच टू के साथ तो ये भी शो कर सकता है हमारा आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है रिएक्शन कैसे होती है, अभी हम देख लेते हैं। तो इस रिएक्शन में हमारे पास एक 1 डिग्री अमीन होगी, सपोज हम आर एन एच टू ही ले लेते हैं। इसको हम रिएक्ट कराएंगे CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म के साथ, और हम इसको देंगे KOH, ठीक है। तब ये रिएक्ट करके बनाएगा आर और यहाँ पे आइसोसाइनाइड ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है, KCl बनेगा और H2O। ये साइड प्रोडक्ट्स उतने काम के नहीं है, मेन प्रोडक्ट हमारा ये है, इस पर हमें फोकस करना है। तो ये जो हमें आइसोसाइनाइड मिला है आर और उसके साथ N ट्रिपल बॉन्ड C, ये जो है ये मतलब फाउल स्मेल प्रोड्यूस करता है, ठीक है, फाउल स्मेल प्रोड्यूस करता है। और हमें ये याद रखना है कि 2 डिग्री और 3 डिग्री की अमीन जो होती है वो ये रिएक्शन नहीं देते, ठीक है। तो ये आइसोसाइनाइड टेस्ट 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस नहीं देते। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, मान लेते हैं हमारे पास CH3 CH2 NH2 है, इसको हम CHCl3 के साथ ट्रीट कराते हैं KOH, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, सिंपली हम यहाँ पे बस R के साथ मान लेते हैं हमारा R ग्रुप है, तो इसके साथ हम सीधा N ट्रिपल बॉन्ड C चिपका देंगे, बस और कुछ नहीं करना। तो ये बन गई हमारी, हाँ ये मतलब हमारी रिएक्शन हो गई और ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, इम्पॉर्टेंट वाला प्रोडक्ट। तो अब हम एक चीज़ में जान लेते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है वो होता है हमारा CCl2, ठीक है, डाइक्लोरोकार्बीन। ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है इस रिएक्शन का, ठीक है, इंटरमीडिएट। अगर हम यहाँ पे एनिलीन लेते हैं, सपोज हमने एनिलीन ले लिया यहाँ पे, और इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं CHCl3 और KOH के साथ और हीट करते हैं थोड़ा सा, तो हमें याद रखना है कि ये भी रिएक्शन दे देगा, क्योंकि हमने ऊपर देखा था कि एरोमेटिक ग्रुप भी हो सकता है और मतलब नॉर्मल आर ग्रुप भी हो सकता है, बस वो 1 डिग्री अमीन होना चाहिए, ठीक है। 1 डिग्री अमीन अगर है तो ये आइसोसाइनाइड टेस्ट दे देगा। तो यहाँ पे हम सिंपली N ट्रिपल बॉन्ड C लगा देते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO2। एक तो हमारे पास HNO3 होता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रस एसिड है तो HNO2 होता है इसका फॉर्मूला। अब हम ये जान लेते हैं कि जो HNO2 है हम इसको इन सितु प्रिपेयर करते हैं, मतलब रिएक्शन के बीच में ये बनता है। और इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? बाय एडिशन ऑफ, हम यहाँ पे दो चीज़ मिलाते हैं, NaNO2 और HCl। इन दोनों को हम रिएक्शन में डालते हैं तो हमें इन सितु प्रिपेयर होकर मिलता है HNO2 और फिर ये रिएक्शन करता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होता है हम देख लेते हैं। हमारे पास RNH2 होता है, ठीक है, इसके साथ हम डाल देंगे NaNO2 और HCl, तो ये हमें ये बना के देगा। ठीक है, एजोनियम क्लोराइड, डाई एजोनियम क्लोराइड है ये। ठीक है, इसको हम एल्काइल डाइअज़ोनियम क्लोराइड कह सकते हैं। तो हमें ये मिलेगा यहाँ पे। और फिर जब हम इसको एक्वस मीडियम में ही रहने देते हैं, H2O के साथ ट्रीट करते हैं, मतलब यहाँ पे एक्वस मीडियम है। ठीक है, तो क्या बनता है हमें? ROH। ये रिएक्शन हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में भी पढ़ी थी। तो तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ आता है और सिंपली यहाँ से वो इधर जाता है, तो ऐसे कर करके हमारे पास ROH आता है और N2 गैस इवॉल्व होती है, क्योंकि N2 जो है बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, वर्ल्ड्स बेस्ट लिविंग ग्रुप N2। ठीक है, तो N2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, साथ ही साथ हमें HCl मिलेगी। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे RN2 और Cl है। ठीक है, ये तो बेस्ट लिविंग ग्रुप पे निकल जाएगा, हम इसको RCl की तरह ट्रीट कर लेते हैं। और इसको जब हम H2O से ट्रीट कराएंगे तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, यहाँ जाएगा, फिर रिएक्शन कर लेगा। OH माइनस सपोज हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी रिएक्शन, जिसके बाद हमें मिलेगा ROH। Cl माइनस निकल जाएगा, Cl माइनस जो निकला था वो H प्लस के साथ सेटल होकर HCl बना लेगा। तो ये तो मैकेनिज्म हो गई थी इसकी छोटी सी, इसको हम हटा देते हैं। मेन हमारे पास यही है कि हमें एट द एंड ROH मिलेगा। तो इस रिएक्शन की एक ख़ास बात यह है, इसके 3 टाइप्स है। पहला टाइप तो हमने देख लिया 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन। ठीक है, 1 डिग्री अमीन जब रिएक्ट करता है तो वो ROH बनाता है एट द एंड। ओके, तो अब हम देख लेते हैं 2 डिग्री अमीन के साथ क्या होता है। मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 डिग्री अमीन है, ये इसको हमने फिर से ट्रीट करा दिया NaNO2 और HCl के साथ, तो यहाँ पे हमें ये मिलेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं N नाइट्रो सोडाइल्काइल, N नाइट्रोसो डाइअल्काइल, इसे हम बोलते हैं N नाइट्रोसो डाइअल्काइल अमीन। ठीक है, तो इसका नाम हो गया। और इसकी हम बात कर लेते हैं तो ये होता है येलो ऑयली लेयर। ठीक है, तो ये एक येलो ऑयली लेयर के रूप में सेपरेट हो जाता है। तो इसकी बस यही बात थी। तो अब अगला हम देख लेते हैं 3 डिग्री अमीन की रिएक्शन। तो हम पे 3 डिग्री अमीन है, इसको हम फिर से NaNO2 और HCl के साथ और HNO2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे। अरे एक सेकेंड, सॉरी HCl भी हो सकता है और या फिर HNO2 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम इन दोनों को जब डालते हैं तो इन सितु हम इसी को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे और HNO2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्या पता यहाँ पे सिर्फ हमें HNO2 दे रखा हो, है ना, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे ये ले लेते हैं। तो हमारे पास जब 3 डिग्री वाली अमीन रिएक्ट करेगी तो ये बनेगा कुछ, जो कि एक सेकेंड थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, जो कि एक वाटर सॉल्यूबल सॉल्ट है, वाटर सॉल्यूबल सॉल्ट। ठीक है, तो एक बार वापस देख लेते हैं इन रिएक्शंस को। पहली बार जब हमने 1 डिग्री अमीन को रिएक्ट कराया था तो हमें ROH मिला था फाइनली। फिर हमने 2 डिग्री वाली को कराया तो हमें N नाइट्रोसो डाइअल्काइल अमीन मिला था। फिर हमने जब 3 डिग्री अमीन को रिएक्ट करवाया तो हमें एक वाटर सॉल्यूबल सॉल्ट मिला, जो कि ये है। ठीक है, तो ये जो हमने रिएक्शन देखी नाइट्रस एसिड के साथ वाली रिएक्शन, HNO2 के साथ वाली, तो ये रिएक्शन जो हम है इसको यूज़ कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट करने में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स को, क्योंकि सारी अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं, सारे अमीन्स अलग अलग टाइप की रिएक्शन दे रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो हम इन तीनों को मतलब सेपरेट करने के लिए, इनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस रिएक्शन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली जो हमारे पास रिएक्शन है वो है 6 नंबर की, और ये है रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, अब इसको हम क्या भी बोलते हैं, इसको जो है हम बोलते हैं हाइंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर एक बार हम देख लेते हैं। तो हाइंसबर्ग रिएजेंट कैसा होता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक फिनाइल रिंग है,
फिर यहाँ पे सल्फोनिल क्लोराइड आ जाएगा। सल्फोनिल एसिड ये होता है सल्फोनिक एसिड, ठीक है। लेकिन अगर हम इस OH की जगह सपोज Cl लगा देंगे तो ये क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई हाइंसबर्ग रिएजेंट की। अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं RNH2 के साथ, जो कि 1 डिग्री है, 1 डिग्री अमीन है, तो इसकी रिएक्शन से हमें मिलता है, इसकी रिएक्शन से हमें ये मिलेगा, एक सेकेंड, यहाँ पे हमारी फिनाइल रिंग हो गई, यहाँ पे SONH और यहाँ पे R, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि नाइट्रोजन पे जो है लोन पेयर और सल्फर पे डेल्टा प्लस है, क्योंकि ये ऑक्सीजन, ये Cl और ये वाला भी ऑक्सीजन, इससे इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं, तो डेल्टा प्लस है, तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, नाइट्रोजन के पास से H निकलेगा और ये सल्फ़र के पास से Cl निकलेगा, तो हमारे पास ये बनेगा, ठीक है। अब इसकी जब हम फर्दर रिएक्शन करवाएंगे एल्कलाइन के साथ, एल्कली के साथ, NaOH के साथ सपोज, तो यहाँ पे OH माइनस होता है, तो ये यहाँ पे मतलब कर सकता है अपनी रिएक्शन, ओके। तो यहाँ से मतलब जो OH है वो एक बेस है, ठीक है, तो यहाँ से H खींच लेगा, H प्लस, ठीक है, OH माइनस H प्लस खींच लेगा, तो इसलिए फिर हमारे पास ये बनेगा एल्कलाई से ट्रीट कराने के बाद, बेस से ट्रीट कराने के बाद NR, इस नाइट्रोजन का हाइड्रोजन भी चला ही गया, तो ये मिलेगा, जो कि ये जो है हमारा ये सॉल्यूबल होता है, तो मतलब ये हम इसको बेस में डालेंगे तो ये बेस सॉल्यूबल है, तो बेस के अंदर ये डिज़ोल्व हो जाएगा NaOH के अंदर, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हमने देख लिया। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास बना था ना, इसका नाम होता है, इसका नाम है N एल्काइल सल्फोनामाइड, ठीक है, N एल्काइल सल्फोनामाइड, और ये वाइट कलर की PPT देता है, वाइट PPT, ओके। तो ये तो हमारा हो गया 1 डिग्री अमीन के लिए। तो अब देख लेते हैं 2 डिग्री अमीन के लिए। तो 2 डिग्री अमीन क्या होगा, पहली बात तो हम इसकी पहले रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन करेगा, तो N के पास तो एक ही हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के पास, तो ये उसको लूज कर देगा, तो हमारे पास ये बचेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको अब एल्कली से ट्रीट करवाएंगे, सपोज NaOH, तो जो OH है ये मतलब यहाँ से हाइड्रोजन ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, एसिडिक H एब्सेंट है, तो इसलिए ये रिएक्शन जो है ना ये आगे कंटिन्यू नहीं होगी, ठीक है। तो ये मतलब बस वाइट PPT बन जाएगी, लेकिन ये डिज़ोल्व नहीं होगी, ठीक है, एल्कली में डिज़ोल्व नहीं होगी, तो बस ये फर्स्ट स्टेप ही कंटिन्यू होगा इस रिएक्शन का। अब हम बात करते हैं 3 डिग्री अमीन की। तो 3 डिग्री अमीन एक बार हम बना लेते हैं पहले। तो ये जो है ये पहली ही रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे हम ये ले लेते हैं वापस से बार बार, तो ये यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इस पर हाइड्रोजन है ही नहीं, ये लूज़ क्या करेगा, तो यहाँ पे नो रिएक्शन, ठीक है, पहली वाली रिएक्शन नहीं होती यहाँ पे। तो हम एक बार इस रिएक्शन का रिवीजन कर लेते हैं। जब हमने 1 डिग्री अमीन ली थी तो हमारे पास वाइट PPT बनी थी, और फिर वो वाइट PPT एल्कली में डालने के बाद घुल भी गई थी, ठीक है, डिज़ोल्व हो गई थी। फिर जब हमने 2 डिग्री अमीन ली थी तो वाइट PPT तो बनी थी, लेकिन वो एल्कली में डालने पर डिज़ोल्व नहीं हुई। फिर जब हमने 3 डिग्री अमीन ली तो उसने पहली वाली रिएक्शन नहीं करी, डिज़ोल्व क्या ही होगा, तो इसने सिर्फ वाइट PPT तो बनाया ही नहीं इसने, वाइट PPT नॉट फॉर्म्ड, ठीक है, तो वाइट PPT ही नहीं बनी, तो आगे क्या ही करेगा रिएक्शन। तो इस वाली जो रिएक्शन है इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स को मतलब डिस्टिंक्शन करने के लिए, ठीक है, इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो ये हो गई हमारी ये वाली रिएक्शन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। तो अगली जो हमारी रिएक्शन है 7th नंबर की, वो है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, हॉफमैन सरसों का तेल रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, पहले हम ले लेते हैं 1 डिग्री अमीन, ये हमारी 1 डिग्री अमीन है, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड। तो जब इसकी रिएक्शन होगी तो हमें ये मिलेगा, ठीक है, SH। फिर हम जब इस कंपाउंड की फर्दर रिएक्शन करवाएंगे HgCl2 के साथ और थोड़ा मोड़ा हीट, तो हमें ये मिलेगा, इसको हम कहते हैं एल्काइल आइसो
थायोसाइनेट। जब हमारे पास RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O था पिछले केस में, मतलब जब हम प्रिपरेशन वगैरह पढ़ रहे थे, तो हम इसको नाम देते थे एल्काइल आइसोसाइनेट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह क्या है, सल्फ़र। तो जब भी सल्फ़र आता है ना, तो हम थायो जो है एक सफिक्स लगाते हैं। ठीक है, तो थायो एक सफिक्स लग गया हमारा। आई गेस इसको सफिक्स या प्रीफिक्स में कोई याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, तो जो भी है बस आगे लगा देते हैं। तो सल्फ़र के केस में थायो लगा देते हैं। ठीक है, इंग्लिश कमज़ोर है थोड़ी सी। तो ये हो गया हमारा। तो मतलब 1 डिग्री अमीन ने ये वाली रिएक्शन दी। और हाँ, एक सेकेंड, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे कि ये जो कंपाउंड है ना, अल्काइल आइसोथायोसाइनेट, ये मतलब इसकी जो स्मेल होती है मस्टर्ड जैसी होती है, सरसों जैसी। तो मस्टर्ड लाइक स्मेल। ठीक है, तो ये हमारे 1 डिग्री अमीन की रिएक्शन होगी। सिमिलरली अगर हम 2 डिग्री अमीन ले लें यहाँ पे और इसकी रिएक्शन CH2 के साथ करवा दें, तो ये हमें ये बना के दे देगा NRR, यहाँ पे C डबल बॉन्ड S और यहाँ पे SH। ठीक है, लेकिन ये फर्दर HgCl2 के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मतलब ये जो है मस्टर्ड मस्टर्ड लाइक स्मेलिंग कंपाउंड नहीं बनाएगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं, अगर हम 3 डिग्री ले लें, 3 डिग्री अमीन ये है सपोज हमारे पास, इसकी रिएक्शन हम CH2 से करवा रहे हैं, तो ये पहली बात तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो हमने यही देखा। तो हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में हम समराइज़ कर लेते हैं क्या है। हम RnH2 लेते हैं, उसको CH2 से रिएक्ट करवाते हैं। जब हम 1 डिग्री लेते हैं तो हमें ये कंपाउंड मिलता है। ठीक है, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, जिसकी स्मेल कैसी होती है, मस्टर्ड जैसी। फिर हम जब 2 डिग्री लेते हैं तो मतलब ये वाला कंपाउंड तो बनाता है, लेकिन वो HgCl2 से फर्दर रिएक्ट नहीं करता। फिर जब हम 3 डिग्री लेते हैं तो वो पहली वाली रिएक्शन ही नहीं करता, अगली वाली क्या ही करेगा। तो इस वाली मतलब इस वाली रिएक्शन से भी हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, तो अमीन्स की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है उनकी हम बात कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहली बात, जो मतलब 1 से लेके 3 कार्बन तक की अमीन्स होती है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो होती हैं ये होती हैं गैशियस, और इनकी जो स्मेल होती है फ़िश जैसी होती है, तो फिशी स्मेल लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो 3 से लेके थोड़ी हायर वाली हैं वो होती हैं लिक्विड। ठीक है, और उससे भी जो हायर है, उससे भी ज़्यादा जो हायर वाली हैं हमारी अमीन्स, हायर नंबर ऑफ़ कार्बन वाली, वो सॉलिड होती है। ठीक है, जो हमारी एराइल अमीन होती है जैसे कि NH मतलब एनिलीन, और या फिर कोई भी एराइल अमीन हो गई, ठीक है, एरोमेटिक अमीन, तो वो जो होती हैं क्या होती हैं, मतलब ये तो जनरली कलरलेस होती हैं। ठीक है, कलरलेस, लेकिन हम जब इसको स्टोर करते हैं तो स्टोरेज के दौरान ड्यू टू ऑक्सीडेशन ये कलर्ड हो जाती हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन से। ओके, हाँ, तो अब हम ये देख लेते हैं कि जो हमारी एलिफैटिक अमीन्स होती हैं, ठीक है, एलिफैटिक अमीन्स जैसे कि RnH2 वगैरह, तो ये जो है वाटर में बहुत अच्छी खासी सॉल्यूबल होती है। ठीक है, ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मान लेते हैं हमारे पास ये ग्रुप है और यहाँ पे हमारा H2 वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये स्टेबलाइज होता है, इसलिए वाटर में अच्छी खासी सॉल्यूबल है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा तो मोलर मास भी बढ़ेगा अमीन का। तो जब मोलर मास बढ़ेगा तो वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी घट जाती है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है वो बढ़ता है, हाइड्रोफोबिक पोर्शन इंक्रीजेस। सो इस रीज़न से इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में घट जाती है। अब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट हम देखेंगे, सपोज़ हमारे पास 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन है। इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। ठीक है, ओ सॉरी, मैंने 3 हाइड्रोजन बना दिया गलती से, एक R लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी 1 डिग्री अमीन में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। मान लेते हैं एक अमीन का मॉलिक्यूल इधर है, एक अमीन का मॉलिक्यूल इधर है। ठीक है, तो इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी खासी होगी क्योंकि नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन ज़्यादा है। ठीक है, तो
अब देखो जैसे यहाँ पे ये नाइट्रोजन है तो इस हाइड्रोजन से बना सकता है, ये वाला नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन से बना सकता है, ठीक है। तो ऐसे कर करके मतलब यहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग, ठीक है। सिमिलरली अगर हम 3 डिग्री अमीन की बात करें तो इसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बहुत ख़राब होगी इसकी। तो इस रीज़न से मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत कम है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री अमीन का इस रीज़न से सबसे ज़्यादा है, 2 डिग्री अमीन का, और फिर 3 डिग्री अमीन, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम ये बात कर रहे थे कि जो हमारे पास जो हाइयर अमीन्स होती है ना, हाइयर अमीन्स वो वाटर में इंसॉल्यूबल होती हैं, ठीक है, वाटर इंसॉल्यूबल। ओके, हम एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि सपोज़ हमारे पास अल्कोहल है और हमारे पास एक अमीन है, ठीक है, और नॉर्मल हम एक एल्केन ले लेते हैं, सपोज़ RCH3, सपोज़ CH3 ले लेते हैं, ठीक है। इनका हमें बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है। तो इसके लिए बेसिक सा एक फंडा लगाते हैं कि जो हमारा नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, इनके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है ना टेबल में, तो जब हम ऐसे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करती है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, ठीक है। तो इस रीज़न से जो अल्कोहल वाले मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा एफिशिएंट होती है, ठीक है। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है अमीन के बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है, और जब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होगा, तो इन सबसे कम होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट इस एल्केन का, ठीक है। बस एक बात हम और जान लेते हैं कि अमीन्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि ईथर, बेंजीन, अल्कोहल, तो इन सब में ज़्यादा सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। अमीन्स इनमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज़्यादा सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। मतलब हम इनके अंदर अमीन को डालेंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा अच्छे से। तो ये हमारा अमीन्स वाला पोर्शन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अपना एनिलीन के बारे में, इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और इसकी केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो कि इजी है, ठीक है। तो ये वाला लेक्चर हम एंड करते हैं। बाय बाय।